जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं फिजी में था, दिल्ली, और मेरे बैच का जो टॉपर था वो हर टेस्ट में ना मेरे कोचिंग में हमेशा टॉप आता था। रही बात मेरी, तो मैं टॉप 5 में रहता था, बट मैं कभी टॉपर नहीं बना अपने बैच में। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है कि जो मेरे बैच का टॉपर था वो किसी आईआईटी में नहीं गया, वो किसी एनआईटी में गया, और मैं जो कि टॉप 5 में कहीं 5th, 4th, 3rd पे रहता था, वो आईआईटी गया। अब सबसे बड़ा मिथ क्या होगा कि जो बच्चा कोचिंग में टॉप कर रहा है वो आईआईटी जाने वाला है, राइट? लेकिन ये मिथ है। और ऐसे ही बहुत सारे मिथ होते हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में भरे रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं तुमको होल्ड बैक करके रखते हैं, जिससे कि तुम अपना 100% नहीं देते हो, तुम्हारे मन में क्लियर रहता है। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ मिथ्स को डिबंक करने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद तुमको क्लैरिटी आएगी, और वो जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है ना कि नहीं यार ये होता है, भैया ने ये बोला था, कोचिंग के टीचर ने ये बोला था, वो सब नहीं होगा। तुम कॉन्फिडेंटली अपने गोल पे फोकस कर पाओगे एंड जेईई 2026 में फोड़ पाओगे। गाइस, सिंपल सी बात है यार कि जिस एग्जाम के लिए 15 से 17 लाख बच्चे हर साल बैठेंगे और ओनली 15 से 17 हजार बच्चों को आईआईटी मिलेगा, वैसे एग्जाम के बारे में मिथ तो फैलेगा ही ना। मिथ नंबर 1, ओनली 10 to 20 टॉपिक्स आर इनफ टू गेट यू इनटू आईआईटी। भाई तुम ना बस हाई वेटेज टॉपिक्स कर लो, 10-15 हाई वेटेज टॉपिक्स है जेईई मेंस एडवांस के लिए, वो कर लो, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कॉमन चीज है जो कि जेईई प्रिपरेशन में सुनने के लिए मिलती है कि तुम बस हाई वेटेज टॉपिक्स कर लो, तुमको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे भाई कि अगर तुम हाई वेटेज टॉपिक्स करते हो, विच मींस कि तुम सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करते हो, तो तुम्हारा मेंस और एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा आईआईटी भी निकल जाएगा, तुमको आईआईटी मिल जाएगा। और ये एग्जाम ने तुम्हारी ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए ही है। तो अगर तुम बस ये हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करते रहोगे ना, तो ट्रस्ट में तुमको एग्जाम हॉल में बस सरप्राइज मिलेगा और कुछ नहीं। बहुत सारे रीजंस है मेरा ऐसा कहने के, एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, जेईई में ना कई बार क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब हो सकता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हाई वेटेज टॉपिक से आया हो, सही बात है, लेकिन उसमें ना तुमको शायद एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि शायद किसी लो वेटेज टॉपिक का होगा। अब ऐसे में अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक को पढ़ के गया है, तो मेरे भाई तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि वहां पे वो लो वेटेज टॉपिक का एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज होगा जो कि तुमको आता ही नहीं है। एट द सेम टाइम पॉइंट नंबर 2 इज कि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हाई वेटेज टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन वो जो हाई वेटेज टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होता है कि मैक्सिमम बच्चों से वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। ऐसे में मार्क्स वही बच्चे स्कोर कर पाते हैं जो कि लो वेटेज टॉपिक को पढ़ के आते हैं, एंड दैट इज व्हाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करके जाओ। लिटरली मैंने अपने जेईई मेंस एग्जाम में ना कम्युनिकेशन सिस्टम से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एटेन्युएशन का गलत करके आया था मैं, और इतना रिग्रेट हुआ था क्योंकि वहाँ पे बस एक फॉर्मूला लगाना था, और बस वो एक फॉर्मूला नहीं जानने के चक्कर में मेरे 4 मार्क्स चले गए थे। जस्ट इमेजिन। तो बैलेंस प्रिपरेशन करेंगे और जो हाई वेटेज टॉपिक्स उसको और ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मिथ नंबर 2, टॉपर्स डोंट स्ट्रगल। अरे यार वो तो बैच का टॉपर है यार, उसको तो यार हर टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आता है यार, वो तो मतलब फाड़ ही देगा मेंस एडवांस में, उसका तो आईआईटी क्लियर ही हो जाएगा, मेरा ही नहीं निकलेगा। ये बहुत ही कॉमन मिथ है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मेरे बैच का टॉपर किसी आईआईटी में नहीं गया, उसको रैंक ही नहीं आई थी भाई आईआईटी के एग्जाम में। देखो सिंपल सी बात है यार कि कोई अगर टॉपर है ना तो वो मेहनत कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे में और टॉपर में पता है डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है अप्रोच का और माइंडसेट का। मैं बताता हूँ कैसे। तुम एग्जाम देकर आओगे, तुमको 100 में से 50 आएगा, तुम ये देखोगे टॉपर को 90 आया, तुम बोलोगे अरे यार 50 मार्क्स आए हैं जो बाकी के 50 नहीं आए, क्योंकि यार मैं तो पढ़ाई में अच्छा ही नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों यार। और ये टॉपर लोग को तो 90 आएगा ही नहीं यार, वो तो इतने ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, ऑफ कोर्स उनको आएगा 90। कोई बात नहीं यार, अगला टेस्ट में देख लेंगे, अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अगले टेस्ट में अच्छा कैसे करेंगे। सेल्फ पिटी में है कि हम तो पढ़ने में ही बुरे हैं, टॉपर पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए उसको मार्क्स आ रहा है। और वही दूसरी तरफ जो टॉपर होगा उसका माइंडसेट ये होगा, यार 90 आए मुझे 100 में, मतलब 10 मार्क्स क्यों गलत हुए, देखता हूँ कि इस टेस्ट में मैंने क्या गलतियां की है, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि अगले टेस्ट में ये सेम गलतियां रिपीट ना करूं, एंड अगले टेस्ट में तो मैं 100 में 100 ला के रहूंगा। माइंडसेट का डिफरेंस देख रहे हो? अगर सेम माइंडसेट तुम्हारा भी हो जाए कि यार अगर आज मैंने इस टेस्ट में 50 नंबर का गलती किया है, मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि अगले टेस्ट में मैं गलतियां रिपीट ना करूं, तो ट्रस्ट मी एग्जाम आते आते ना तुम किसी टॉपर से कम नहीं होंगे। एंड नो मैटर तुम्हारे कोचिंग का कोई भी टॉपर हो, जेईई में सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा। स्ट्रगल वो भी कर रहा है, स्ट्रगल तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम अपनी गलतियों को लेकर डिमोटिवेट नहीं होगे। एक टॉपर की तरह तुम खुद अपना ही टीचर बन जाओगे। जैसे टॉपर अपना खुद का टीचर बन जाता है ना, यार नहीं मेरी गलतियां हुई है, मैं इनको ठीक करूंगा, वो सब कुछ तुमको करना पड़ेगा। और मेरी मानो तो मेरे भाई, तुमको अभी से लेके एग्जाम हॉल तक ना जितने भी तुम टेस्ट देते हो ना, तुमको जितनी गलतियां करना है करो। तुम टेस्ट में 0 लेके आओ, नेगेटिव में मार्क्स लेकर आओ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम गलतियों को ना रिपीट नहीं करोगे। हर टेस्ट में तुम 0 लेकर आओ कोई बात नहीं है, बट हर टेस्ट की गलतियां नई गलतियां होनी चाहिए। ये नहीं कि इस टेस्ट में जो गलती करी अगले टेस्ट में भी वही सेम गलती कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन एग्जाम हॉल में घुसते घुसते तुम्हारे कितने सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, किसी टॉपर से कई ज्यादा। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, और बस यही बात अगर तुमने फॉलो कर लेना मेरे भाई की गलतियों
कहानियों को रिपीट नहीं करना है, ऐसे आईटी में जाओगे। मिथ नंबर 3, इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन कंसिस्टेंसी। भाई ये सारी कहानियां तुमने बहुत सुनी होगी यार, मैं तो पढ़ता ही रहता था, मतलब और कुछ मैंने किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई की 24 घंटे। और ये सब देखने के बाद तुम मेरे से क्या पूछते हो? भैया जेई क्लियर करने के लिए 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना जरूरी है क्या? प्लीज एक 16 घंटे वाला टाइम टेबल बता दो ना। भाई अगर तुम ये सब सोच रहे हो ना तो प्लीज भाई ये सब बकवास है। रियलिटी ये है कि 16 घंटे 18 घंटे वाली कहानियां ना ये ओवर हाइप्ड है। होता होगा कि कोई एक बच्चा ना अपने जेई प्रिपरेशन में कुछ दिनों में ऐसा होता होगा कि 16 घंटे पढ़ लेता होगा। तुम भी पढ़ लोगे अगर तुमको मजा आ रहा होगा किसी काम को करने में। बस तुम सो करोगे ना, तुमको दिखेगा यार तुम सारे क्वेश्चन बना पा रहे हो, तुमको बहुत अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम 16 क्या तुम 20 घंटे भी पढ़ लोगे। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये ना हर दिन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बच्चे कहानियां सुना रहे हैं ना, शायद वो कर रहे होंगे ऐसा, बट वो एक लिमिटेड पीरियड में ही कर रहे होंगे। लॉन्ग टर्म में जो तुम्हारे काम आने वाला है वो ये नहीं है कि एक दिन तुम कितना इंटेंसली पढ़ाई कर ले रहे हो, वो ये है कि तुम कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। अगर 2 लोग जिम जाते हैं और उसमें से एक बंदा ऐसा है जो कि हर दिन बस आधा घंटा जिम करता है, दूसरा बंदा ऐसा है कि एक दिन जाता है वो तुम 6 घंटे जिम करके आता है और फिर पूरे हफ्ता जिम ही नहीं आता है, क्या होगा? किसकी बॉडी ज्यादा बनेगी? ऑफ कोर्स उसकी जो कि हर दिन बस आधा घंटा जिम करके आ रहा है, राइट? तो जेई प्रिपरेशन भी वैसा ही है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। उन सब कहानियों के चक्कर में मत पढ़ो यार कि 15 घंटे पढ़ लिया 16 घंटे पढ़ लिया, इट्स यूजलेस। हर दिन पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, इफिशिएंटली पढ़ो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें तुमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो देना, और ट्रस्ट में वो करने में मजा ही आएगा, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? इनफैक्ट जेई प्रिपरेशन के टाइम में मेरा खुद का एक रूममेट था जो कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ता था, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ता था। लेकिन उस बंदे ने एक गलती कर दी मेरे भाई, वो ये था कि ड्रॉप ईयर में वो ना छठ पूजा में घर चला गया अपने, और जब छठ पूजा में घर गया तो उसके मामा की शादी थी छठ पूजा के बाद, वहां पे उसमें भी रुक गया। तो दिवाली, छठ और मामा की शादी, इस पूरी चीज को कवर करने में उसके 20 से 25 दिन चले गए थे। और क्योंकि उसका वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया तो वो जेई प्रिपरेशन में एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीछे चला गया था, और आगे जाके ये होता है कि उसका आईआईटी क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, ओके? मिथ नंबर 4, कोचिंग इज इक्वल टू गारंटीड सक्सेस। ऑफ कोर्स भाई तुमको बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे कि ये वाला कोचिंग बहुत अच्छा है, ये वाला बैच बहुत अच्छा है। अगर एक बार तुम कोचिंग में पहुंच गए ना, एक बार तुम किसी बैच में पहुंच गए ना, उसके बाद यार ये सब जजमेंट में मत पड़ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका बैच अच्छा है, इसके टीचर्स अच्छे हैं। सब प्रॉब्लम्स यूजलेस हैं, तुमको सोल्यूशन पे फोकस करना है। तुम्हारे बैच के टीचर अच्छे नहीं है, उसका अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढो। जैसे मैं केमिस्ट्री 5 टीचर से पढ़ता था, लिटरली इतना स्ट्रगल करके मैं वो पढ़ता था ना कि इस बैच में जाके कभी उस बैच में जाके तुमको अंदाजा भी नहीं है। बट अगर मैं वो नहीं करता ना और मैं ये कंप्लेन करता रहता कि यार मेरे बैच के तो केमिस्ट्री के टीचर अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे, तो मैं अब क्या करूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ, केमिस्ट्री में फेल हो जाता हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठता यार, मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। ये ब्लेम गेम करना बिल्कुल बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। क्योंकि सच्चाई ये है ना कि कोचिंग गारंटीड सक्सेस नहीं दे सकता। कोचिंग में इतने लाखों बच्चे आते हैं यार, कई सारे कोचिंग में, क्या सबका आईआईटी निकल जाता है? क्या नहीं निकलता। तुम्हारे वीक एरियाज क्या है उसके लिए अलग से तुमको मॉड्यूल नहीं मिलेगा। अब ऑफ कोर्स अब मेरे जैसे लोग आ गए मार्केट में जिन्होंने टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे अगर तुम टेस्ट देते हो तो टेस्ट के बाद हम तुमको ये बताते हैं कि तुम्हारा वीक एरियाज क्या है, और उन वीक एरियाज पे तुमको हम खुद से क्वेश्चंस रिकमेंड करते हैं। मैं इतने बार बोल चुका हूँ। अब वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैं तुमको बताता हूँ जिसमें तुम किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ही इजीली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जनरली जेईई प्रिपरेशन में स्ट्रगल ही होता है मेरे भाई। जब तुम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हो ना तो एक तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है ना। इमेजिन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम खुद से सेलेक्ट करते हो कि तुमको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, वो प्लेटफॉर्म तुमको उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस बना कर देता है, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जेईई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। इतना ही नहीं, आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, वो प्लेटफॉर्म तुम्हारे सॉल्यूशन को एनालाइज करता है, तुमको ये बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे तुमको और ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करके देता है। ये प्लेटफॉर्म है मेरा खुद का प्लेटफॉर्म जो कि मैंने अपने कुछ आईआईटीएन फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाया है, और ट्रस्ट मी इसके जो फीचर्स है ना तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। तुम में से कुछ बच्चों को ये 2-3 हज़ार रुपए अभी के लिए शायद ज्यादा लग भी रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी एक बार आईआईटी में फोड़ दिया ना तो ये मैटर भी नहीं करेगा। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अवेल दिस थिंग राइट नाउ, क्योंकि तुम्हारा अभी से लेके जेईई 2026 का जो ये प्रिपरेशन टाइम है ना उसमें तुमको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई तुमको तुम्हारे एफर्ट्स को ना प्राइमरी सोचना पड़ेगा और कोचिंग को सेकेंडरी सोचना पड़ेगा। कोचिंग तुमको हाथ पकड़ के आईआईटी में नहीं घुसाने वाला है। कोचिंग बस तुम्हारा एक लाठी है जिसका सहारा लेके तुमको आईआईटी तक जाना है। मिथ नंबर 5, देयर इज अ शॉर्टकट टू जेईई सक्सेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं अभी अगर पढ़ाई कर रहा हूँ 2 साल के बाद मेरा जेईई का एग्जाम होने वाला है, मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा, 2 साल में क्यों मेहनत करूँ, इससे अच्छा कि मैं एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स देख लूंगा, कुछ तो मतलब प्रैक्टिस कर लूंगा, एग्जाम से पहले टेस्ट दे दूंगा, मॉक टेस्ट दे दूंगा, सब कुछ करूंगा बट बाद में करूंगा, तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, अभी मैं क्यों मेहनत करूँ। सच्चाई है ना कि आईआईटी में जाने का ना कोई शॉर्टकट ही नहीं है। देयर इज अ रीजन कि बच्चे 2 साल प्रिपरेशन करते हैं और कुछ बच्चे 2 साल पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तुमको मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि ये क्लेम करते होंगे कि मैं लास्ट के बस 3 महीने पर आता स्टिल मैं आईआईटी में पहुंच गया। गिने चुने लोग हैं यार, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके केस में काम कर गए होंगे, उनको शायद कुछ तुक्का भी सही लग गया होगा या फिर वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन तुम उस भरोसे थोड़ी बैठोगे। तुम्हारे पास अगर टाइम है तो उसका यूज करो ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो आईआईटी जा रहे हैं वो तो वही है ना जो कि पूरे साल जी जान लगाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और तब जाके वो आईआईटी पहुंचते हैं। तो वीडियोस मैं भी तुम्हारे लिए बनाता हूँ कि अगर आपका
11th वेस्ट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी 3 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी 1 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन वो सारी वीडियोस ना ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनकी किस्मत खराब थी कि किसी रीजन से उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। हो सकता है बीमार पड़ गए, हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आया होगा, सिलेबस बहुत टफ था उनके लिए क्योंकि उनका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लगा चीजों को खत्म करने के लिए और इसलिए उनके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है बट आप पढ़ ही नहीं रहे हो और आपको लग रहा है कि आप लास्ट मोमेंट में किसी एक वीडियो को देख के आप IIT क्लियर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। जेईई जो है ना वनडे और 2020 नहीं, एक टेस्ट मैच है और तुम में से कई बच्चे तो इसको सुपर ओवर की तरह खेलते हो भाई। तो प्लीज इसको टेस्ट मैच की तरह लेना शुरू करो, हर दिन पढ़ो और तभी तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम जेईई 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर। इसके अलावा अगर तुम्हें और कोई भी मिथ्स पता है जेईई प्रिपरेशन के बारे में तो वो भी हमें बताना, सुनना चाहेंगे हम तुमसे और ट्राई करेंगे कि हम ये तुमको बताएं कि एक्चुअल में वो होता भी है या नहीं होता है। इसके साथ साथ जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर देखना, तुम्हारे बहुत फायदे का है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।